नमस्कार। दिन भर के खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। कोरोना की दूसरी लहर को शायद ही कोई भुला सकता है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को 3 लाख रुपए मुआवजा दे। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा जारी करे। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार से 2 मांगे उठाई हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहली मांग के तहत सरकार से कोरोना मृतकों के सही आंकड़े बताने के लिए कहा है, तो दूसरी मांग के तहत राहुल ने कहा कि कोरोना में जान गंवा चुके परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें गुजरात के रहने वाले उन लोगों का दर्द बयां किया गया है जिन्होंने कोरोना से अपने प्रियजनों को खोया है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में गुजरात मॉडल को फेल बताया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और अयोध्या का जिक्र न हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल चुनावी समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी राम की याद आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि सीएम तीर्थ योजना के तहत आज अयोध्या को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल पिछले महीने 26 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल अपने दल बल के साथ अयोध्या गए थे, जहां पर उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे। साथ ही 26 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द ही अयोध्या को भी सीएम तीर्थ योजना में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की राम भक्ति भी जाग रही है। यूपी में चुनाव हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनावी समय में राम की याद आ रही है। दरअसल केजरीवाल ने सीएम तीर्थ योजना में अयोध्या को भी शामिल किया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि 1000 तीर्थ यात्रियों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा। उत्तर प्रदेश में छिड़ी चुनावी जंग में केजरीवाल खुद दल बल के साथ अयोध्या गए थे। यहाँ पर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन उन्होंने किए और साथ ही 26 अक्टूबर को यह ऐलान किया था कि वो अयोध्या को सीएम तीर्थ योजना में शामिल करेंगे। बिहार में नीतीश सरकार को मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर नीतीश सरकार जश्न मना रही है। तो वही कई दिनों से बीमार चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसमें वो अपनी पुरानी गाड़ी को चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल लालू के इस ट्वीट ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव भले ही पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन उनका उत्साह और खुशनुमा अंदाज पहले की तरह से आज भी बरकरार है। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने कई सालों के बाद से अपनी पहली गाड़ी को चलाया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लिखा कि आज वर्षों बाद अपना पहली गाड़ी को चलाया और इस संसार में जिनमें सभी लोग किसी न किसी रूप से ड्राइवर ही हैं। इस गंभीर बात से लालू ने एक बार फिर से लोगों की सुर्खियां बटोरी। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरे होने पर जश्न मना रही नीतीश सरकार को लालू के ट्वीट ने बड़ा झटका दिया है। साथ ही बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता और डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आशा कुमारी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस पार्टी के पास नियत भी है, नीति भी है और नेतृत्व भी। बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए। वहीं बीजेपी के नेताओं ने आशा कुमारी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का मिशन डिलीट का दावा बोगस है और साल 2022 में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी और मिशन रिपीट को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश में भले ही चुनाव के बाद सियासी शोर थम गया है, लेकिन बयानबाजी अभी नहीं थमी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान के बाद से कांग्रेस नेता और डलहौजी से विधायक आशा कुमारी ने सरकार पर पलटवार किया है। आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। आशा कुमारी ने दावा किया है कि साल 2022 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटेगी और इस पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस का सपना सपना ही रह जाएगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रिकॉर्ड स्थापित करेगी।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें कि गुरुवार सुबह सीएम मनोहर लाल और पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि कृषि कानूनों को रद्द होने के बाद सीएम मनोहर लाल और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। साथ ही आपको बता दें कि आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम मनोहर लाल गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही सीएम बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से भी मिल सकते हैं। आपको ये बता दें कि 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद से सीएम मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये पहली मुलाकात होगी। गौरतलब है कि आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने 3 कृषि कानून को रद्द करने की मंजूरी दी है। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी से सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि देर रात गौतम गंभीर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हें आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं जो गौतम गंभीर को मिली इस धमकी के बाद पुलिस लगातार हरकत में आ गई है। आपको बता दें कि डीएसपी सेंट्रल श्वेता चौहान के मुताबिक इस धमकी के बाद गौतम गंभीर के जो घर है उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि गौतम गंभीर को ये जो धमकी है वो फोन और ईमेल के जरिए आई थी, जिसके बाद गौतम गंभीर की सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से गौतम गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर को फोन और ईमेल आईडी पर धमकी मिली थी, जिसके बाद से उनके घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, तो वहीं सत्र के शुरू होने से पहले मीटिंगों का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने निवास पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई और संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई गई कि जिस तरीके से सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं उसको संसद में सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा। साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि बैठक में चर्चा की गई और आने वाले शीतकालीन सत्र की तरफ से संसद में कांग्रेस के नेताओं की क्या कुछ रणनीति रहेगी, ये वाकई में देखना महत्वपूर्ण होगा। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई है और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक हुई है और शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चिंतन मंथन हुआ है। बैठक में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ होना है, पार्टी की तैयारी होनी है और क्या कुछ रणनीति पार्टी की होगी, इसको लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म कर घर लौटने की अपील की। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा करने के लिए बुधवार को बैठक बुलवाई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को आंदोलन को पूरा 1 साल हो जाएगा और उस दिन महापंचायत के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों का आंदोलन फिलहाल खत्म होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटेंगे। किसान आंदोलन जारी रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा, इसे लेकर फैसला 27 नवंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। ये भी बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि आंदोलन तत्काल समाप्त नहीं होगा। टिकैत का कहना है कि अभी हमारी एमएसपी कानून बनाने और बिजली कानून को वापस ले जाने की मांग बाकी है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मेल मुलाकात का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ मुलाकात की है। अखिलेश यादव और संजय सिंह की इस मुलाकात के बाद कई सियासी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले जयंत चौधरी के साथ मुलाकात की थी, तो वहीं आज संजय सिंह के साथ मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच लखनऊ के लोहिया ट्रस्ट में करीब 30 मिनट बैठक हुई। दोनों के बीच सियासी हालात और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर तस्वीर जो है वो साफ नहीं हुई है। बैठक के बाद से बाहर निकले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पूरी तरह से व्यक्तिगत मुलाकात थी। बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव से मिलकर बीजेपी से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई है।
देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद से भारत एक बड़ा रणनीति तैयार किया है। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम भंडारण से 50 लाख बैरल कच्चे तेल की निकासी करने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि ये फैसला भारत सरकार ने कई देशों के साथ मिलकर लिया है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद से भारत सरकार अपनी रणनीति को तैयार करने में जुट गई है। आपको बता दें कि भारत अपने पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल रिलीज करने के लिए तैयार हो गया है। वहीं रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल की ये निकासी अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कच्चे तेल के बड़े उपभोक्ता वाले देशों के साथ मिलकर बनाया गया है और इस कदम से पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ राहत मिल सकती है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर के कार्यों के सार्थक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। विभाग के अधिकारियों की बात माने तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार लगभग 40% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। वहीं विभाग द्वारा 623 किसानों के चालान भी किए गए हैं और लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा 8 ऐसे किसान हैं जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे किसानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर अच्छा कार्य किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। कैबिनेट के प्रस्ताव मंजूरी का किसानों ने भी स्वागत किया है। इस बीच अब 26 नवंबर की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 26 नवंबर को किसान आंदोलन का दिल्ली बॉर्डर्स पर 1 साल पूरा हो रहा है। किसान आंदोलन की सालगिरह मनाई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा पकोड़ा चौक के पास बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में किसान महापंचायत कर रही है और किसान आंदोलन से जुड़े अलग संगठन जो पंजाब के हैं और हरियाणा के हैं, जिनका टिकरी बॉर्डर पर अलग स्टेज चलता है, वो 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये भीड़ किसान आंदोलन के उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए है। किसान आंदोलन की जीत को सेलिब्रेट करेगी और इंतजार करेगी 27 नवंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक का। उस बैठक में किस तरीके से अगली रणनीति का ऐलान किया जाता है, क्योंकि 29 नवंबर से सेशन शुरू हो रहा है और सेशन में जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते, ये किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे और घर वापस उसके बाद ही जाएंगे। 2.5 लाख की स्मैक के साथ एक महिला हुई गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। टीम को सूचना मिली थी कि महिला स्मैक बेचने का काम करती है और जब टीम ने छापेमारी की तो उसके पास से 60 ग्राम स्मैक बरामद हुई और पूछताछ में सामने आया कि वो अपने दामाद के साथ मिलकर इस स्मैक तस्करी का काम करती थी। जो उसका दामाद है अल्लाह बंदा नाम का, उस पर पहले भी कई स्मैक के मामले दर्ज हैं। टीम का कहना है कि जल्द ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब इस महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस पूरे के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक सेल के इंस्पेक्टर का कहना है कि नशा तस्करी की कोई भी सूचना या कहीं पर भी कोई नशा बेचने की सूचना हो तो तुरंत उनकी टीम को दी जाए। टीम तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बताने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उनका ये प्रयास रहेगा कि पुलिस के उच्च अधिकारियों से ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए। और लगातार उनका कहना था कि नशा तस्करी को जो धरपकड़ है वो उनकी टीम द्वारा जारी है और आगे भी टीम का अभियान चलता रहेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज सर छोटूराम जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उन्हें किसान तथा मजदूरों का मसीहा बताया तथा कहा कि उनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। बावल में आयोजित विकास रैली पर कहा कि उसकी तैयारियां जोर शोर से जारी है और इस रैली में भारी भीड़ जुटेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का समग्र विकास कराया है तथा बावल में भी विकास कार्य किया है, उसी को स्वागत के लिए ये रैली रखी गई है। भर्ती फर्जीवाड़े पर उन्होंने कहा कि सरकार भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरत रही है। अगर कोई अधिकारी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में ट्यूबवेल के लिए इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 15,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन जल्द जारी करने का फैसला करते हुए इसके लिए टेंडर कर दिया है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जून 2022 तक 15,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसी को लेकर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है और प्रदेश सरकार ने 15,000
ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाने पर सहमति देते हुए इसके लिए टेंडर करने का फैसला किया है। इसके अलावा बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने यह भी बताया कि प्रदेश में सोलर के कनेक्शन को लेकर भी किसानों में काफी उत्साह है। हरियाणा सरकार इसके साथ ही एक और विचार कर रही है। सर्दी के दिनों में किसानों को दी जाने वाली बिजली रात की बजाय दिन के समय में भी देने पर जल्द फैसला हो सकता है। सर्दी की ठिठुरन बढ़ती जा रही है। सर्दी की ठिठुरन को से बचाने के लिए भिवानी में अस्थायी तौर पर रेन बसेरे बनाए गए हैं। इन रेन बसेरों में यात्रियों के साथ साथ वही व्यक्ति रह सकते हैं जो कि बेसहारा हो या जिनके पास छत ना हो। भिवानी प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों की दिक्कतें ना हो, इसलिए ये रेन बसेरे बनाए गए हैं ताकि ठिठुरन में कोई व्यक्ति मरे नहीं। भिवानी के रेलवे स्टेशन के नज़दीक बनाए गए इस रेन बसेरे को नगर परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। नगर परिषद का कहना है कि 70 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इन व्यक्तियों को, जो लोग इस रेन बसेरे में ठहरेंगे, उन्हें अपना कोई कार्ड दिखाना होगा ताकि पहचान पत्र के जरिए उन लोगों की पहचान हो सके, तभी इन लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार बताया जा रहा है कि यहाँ के पर जो है गद्दे, रजाई और पलंग जो है वो दिया जा रहा है ताकि आराम से कोई भी व्यक्ति रात के समय सो सके और उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। दादरी जिले के गांव इमलोटा में अज्ञात कारणों के कारण कूड़े के ढेर में अचानक आग लगी। आग इतनी तेज थी कि एकदम ही उसने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में काले धुएं फैल गया। वहीं ग्रामीणों ने जब इस बात का पता लगा तो अजय नामक युवक मौके पर पहुंचा और पास में ही जल निकासी के लिए सरकारी पाइप पड़े हुए थे। अजय ने उन पाइपों को हटाया ताकि उनमें आग न लगे। कुछ देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कोई भी जान माल की कोई नुकसान नहीं है। कूड़े के ढेर में आग लगी थी और पाइपों को गांव इमलोटा निवासी अजय ने बचा लिया और वह काफ़ी संख्या में पाइप रखे हुए थे जो कि प्लास्टिक के थे। इमलोटा गांव में जल निकासी के लिए ये पाइप रखे हुए थे। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन का एक बार फिर से 3 दिवसीय महाआंदोलन पंचकुला में आज से शुरू हो गया है। आज महाआंदोलन के पहले दिन ही शिक्षकों ने शिक्षा सदन के दोनों गेटों पर तालाबंदी कर दी और वहां पर धरना जमाकर बैठ गए। प्रदेश के 22 जिलों से हजारों की संख्या में आज वोकेशनल टीचर पंचकुला एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने रोष प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए, शिक्षा विभाग में इन्हें समायोजित किया जाए और 58 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी ने दी जाए। इन मांगों को लेकर लगातार पिछले 1 महीने से वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज एक बार फिर से उनका महाआंदोलन शुरू हो गया है। लंबे समय बीत जाने के बाद भी कोरोना वैक्सीन को लेकर फतेहाबाद के लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। जिले की बात की जाए तो अब तक कोरोना की पहली डोज 70% लोगों को लगी है। ऐसे में जिले में 3 कोरोना केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब जिले में कुल 11 टीमें तैयार की गई हैं जो लोगों के घरों में जाकर कोरोना वैक्सीन लगा रही है। टीम के घर पहुंचने के बाद कई लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।